नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की दुनिया में उतरने वाले हैं, लेकिन इतिहास क्या है ये सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए एक ज्यादा दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। इतिहास ये साइंस है या आर्ट? क्या ये तथ्यों को खोजने का काम है जैसे कोई साइंटिस्ट करता है, या फिर बिखरे हुए सुरागों से एक कहानी बुनने का हुनर? और आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो किसी एक किताब पर नहीं है। हमने NCERT, ICSE और अलग-अलग स्टेट बोर्ड्स की किताबों को देखा है और साथ में दुनिया भर के इतिहासकारों का नजरिया भी समझने की कोशिश की है। मकसद बस इतना है कि इतिहास को स्कूल की क्लास से बाहर निकालकर एक नए ढंग से देखें। तो जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर वो राजा महाराजा, लड़ाइयाँ और वो तारीखें आती हैं जिन्हें याद रखने में पसीने छूट जाते थे। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? ये सवाल ही पूरी बात का निचोड़ है, क्योंकि इतिहास को सिर्फ तथ्यों का कलेक्शन मान लेना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। ये असल में हम इंसानों की कहानी है। ये समझने की कोशिश है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। NCERT तो इसे बहुत सिंपल तरीके से अतीत का अध्ययन कहता है। बहुत सीधा। हाँ, ICSE थोड़ा और आगे जाता है, कहता है कि ये मानवीय घटनाओं का एक निरंतर व्यवस्थित रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे जो परिभाषा सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि इतिहास मानव जाति की सामूहिक स्मृति है। जैसे एक इंसान अपनी यादों के बिना अधूरा है ना, वैसे ही कोई भी समाज अपने इतिहास के बिना अपनी पहचान खो देता है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हमारी पहचान का आईना है। ठीक है, अगर ये हमारी पहचान का आईना है तो हमें इसे क्यों देखना चाहिए? स्कूल की किताबों का पहला पार्ट हमेशा यही होता है कि भाई हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे स्रोतों को देखें तो कुछ वजह साफ नजर आती हैं, जैसे बदलावों को समझने के लिए। आज हम जीन्स पहनते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं। 100 साल पहले का इंसान हमें देखकर शायद बेहोश हो जाता। तो इतिहास हमें इस बदलाव के सफर को दिखाता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और बहुत मशहूर कारण दिया जाता है गलतियों से सीखने के लिए। हाँ, ये तो हमेशा सुनते हैं। ये कहा तो जाता है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प पेच है। कई इतिहासकार मजाक में कहते हैं कि इतिहास से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि लोग इतिहास से कभी कोई सबक नहीं लेते हैं। हम बार बार वही गलतियां करते हैं। हाँ, तो फिर इसका असली फायदा क्या है? फायदा ये नहीं है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने आज को, अपने वर्तमान को बेहतर समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि आज समाज में जो भी तनाव हैं, जो संघर्ष हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और कहां तक फैली हुई हैं। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब इतिहास भविष्य का नक्शा नहीं, बल्कि वर्तमान का एक्सरे है। एग्जैक्टली। इसके अलावा अपनी जड़ों को जानना भी एक बड़ी वजह है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, ये सब आसमान से तो टपके नहीं हैं। और खासकर भारत जैसे देश में, जहां हर 100 किलोमीटर पर बोली और खाना बदल जाता है, वहां इस विविधता में एकता की कहानी को समझने के लिए इतिहास की पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। और आखिर में इंसानी जज्बे को सराहने के लिए आप सोचिए, पत्थर के एक भद्दे से औजार से लेकर एक ऐसे स्मार्टफोन तक का सफर जो पूरी दुनिया की जानकारी आपकी जेब में रख देता है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान कितनी मुश्किलों से लड़कर, कितनी बार गिरकर आज यहां तक पहुंचा है। ये सिर्फ तरक्की की नहीं, बल्कि जिद और जुझारूपन की कहानी है। तो इतिहासकार असल में एक तरह के जासूस होते हैं ना, लेकिन उनके सुराग हजारों साल पुराने होते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि कुछ मामलों में, जैसे प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्ट्री में, कोई लिखित सुराग है ही नहीं। उन्हें सिर्फ हड्डियों, गुफाओं में बने चित्रों और पत्थर के औजारों से पूरी कहानी बनानी पड़ती है। और उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा दिलचस्प है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री। अच्छा। हाँ, यहाँ सुराग तो हैं, लिखित सबूत हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। ये ऐसा है जैसे आपके हाथ किसी खजाने का नक्शा तो लग गया, पर आप उसकी भाषा ही नहीं जानते। वाह। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हमें उनकी हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्या कहना चाहते थे, ये आज भी एक रहस्य है। ये दुनिया के इतिहासकारों और भाषाविदों के लिए सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्ट्री, जहां से हमें लिखित रिकॉर्ड मिलने लगते हैं जिन्हें हम पढ़ और समझ सकते हैं। यहां से कहानी थोड़ी साफ होने लगती है। लेकिन ये सारी जानकारी, ये सारे सुराग इतिहासकारों को मिलते कहां से है? हमारे स्रोतों में इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है।
पुरातात्विक और साहित्यिक। सही कहा। पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो चीजें हैं जिन्हें हम जमीन से खोद कर निकालते हैं, जैसे पुराने सिक्के, मिट्टी के बर्तन, औजार, इमारतों के खंडहर और पत्थर या तांबे की प्लेटों पर लिखे शिलालेख। अच्छा, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये अतीत के फिजिकल एविडेंस हैं। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, मतलब लिटरेरी सोर्सेस, जो कुछ भी लिखा हुआ मिला है। इसमें कुछ तो धार्मिक किताबें हैं, जैसे वेद, त्रिपिटक या बाइबल, और कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो राजकाज, समाज या विज्ञान के बारे में बात करती हैं, जैसे कौटिल्य का मशहूर अर्थशास्त्र। इसके अलावा उस दौर के नाटक, कविताएं और सबसे दिलचस्प विदेशी यात्रियों के सफरनामे भी इसी में आते हैं, जैसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत के बारे में जो लिखा या इब्न बतूता ने जो देखा, वो हमारे लिए इतिहास का एक अनमोल खजाना है। लेकिन इस लिस्ट में दो और बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्हें अक्सर स्कूल की किताबों में उतनी अहमियत नहीं दी जाती। आप शायद मौखिक परंपराओं की बात कर रहे हैं। भारत में तो भाट और चारण जैसी पूरी जातियां थीं जिनका काम ही पीढ़ियों का इतिहास याद रखना और उसे गाना सुनाना था। उनका दिमाग ही उनकी किताब थी। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। कई आदिवासी समुदायों का पूरा इतिहास आज भी इसी तरह जिंदा है, कहानियों और गीतों में। और दूसरा है आधुनिक विज्ञान। आज हमारे पास कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक है जो किसी हड्डी या लकड़ी के टुकड़े की उम्र लगभग सटीक बता सकती है। अच्छा, डीएनए विश्लेषण से हम ये पता लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले इंसान कहां से कहां गया। सैटेलाइट इमेजरी से तो जमीन के नीचे दबे हुए पूरे के पूरे शहर और सूखी हुई नदियों के रास्ते तक दिख जाते हैं। ये तकनीकें हमें वो कहानी बताती हैं जो शायद किसी किताब में कभी लिखी ही नहीं गई। ये तो कमाल है। मतलब विज्ञान अतीत के रहस्यों पर पर्दा उठा रहा है। हाँ, समय की बात चल रही है तो किताबों में अक्सर बीसी और एडी या बीसीई और सीई का जिक्र होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, इसे समझना जरूरी है। पहले बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी का इस्तेमाल होता था। ये पूरी तरह से ईसाई कैलेंडर पर आधारित था। हाँ। लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार एक ज्यादा सेक्युलर टर्म यूज करते हैं, बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा और सीई यानी कॉमन एरा। मतलब वही है, बस नाम बदल गया है ताकि ये किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ ना लगे। और समय को बांटने का एक और तरीका भी है जो कैलेंडर पर नहीं बल्कि इस बात पर आधारित है कि इंसान कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। आपने एक बहुत जरूरी मुद्दे पर ध्यान दिलाया। इसे पुरातात्विक युग यानी आर्कियोलॉजिकल एजेस कहते हैं। पहला था पाषाण युग, स्टोन एज, जब इंसान का सबसे बड़ा हथियार और औजार पत्थर था। फिर आया कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, जब उसने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया, जिससे ज्यादा मजबूत औजार और हथियार बने। और उसके बाद आया लोहा युग, आयरन एज, जब लोहे की खोज ने खेती से लेकर युद्ध तक सब कुछ बदल दिया। ये वर्गीकरण हमें विकास की एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है, तारीखों की नहीं बल्कि इंसानी आविष्कार और तकनीक की कहानी। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरुआती इंसानों की बात करते हैं। मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी एक सर्वाइवल मिशन थी। बिल्कुल। आप सोचिए, आज हम शिकायत करते हैं कि वाईफाई धीमा है। उस वक्त की सबसे बड़ी चिंता थी कि आज रात का खाना कहाँ से आएगा और क्या कोई जंगली जानवर हमें ही अपना खाना बना लेगा। वे शिकारी संग्राहक थे, हंटर गैदरर्स। उनका कोई स्थायी घर नहीं था। वे भोजन और पानी की तलाश में झुंड बनाकर घूमते रहते थे। उनकी बनाई गुफा चित्रकारी आज भी मौजूद है, जो सिर्फ कला नहीं बल्कि शायद उनका रोज का रिकॉर्ड था। आज हमने इस जानवर का शिकार किया या ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। और फिर इस घुमंतु जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इंसान की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया, कृषि का आविष्कार। और ये सिर्फ खेती करना सीखना नहीं था, ये एक क्रांति थी, एक रिवॉल्यूशन। जैसे ही इंसान ने यह सीख लिया कि बीज बोकर फसल उगाई जा सकती है, उसे भोजन के लिए भटकने की जरूरत नहीं रही। वो एक जगह टिक कर रहने लगा। इसी से गांव बसे, फिर शहर बने। जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो दिमाग ने दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, कला, विज्ञान, शासन। इसी कृषि क्रांति की नींव पर मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं का उदय हुआ। ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे पास इतने सारे स्रोत हैं,
पुरानी हड्डियां, टूटे बर्तन, विदेशी यात्रियों की लिखी बातें, राजाओं की बड़ाई में लिखे ग्रंथ। तो अगर मुझे एक जासूस की तरह सोचना हो तो कौन सा सुराग सबसे पक्का होगा? एक पुरानी किताब जिसमें लेखक अपनी या अपने राजा की तारीफ कर सकता है, या एक सिक्का जो हजारों साल से जमीन में दबा था? ये इतिहास लेखन की सबसे बड़ी चुनौती है। हर स्रोत की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी। लिखित स्रोत जैसे कोई किताब हमें उस समय के लोगों की सोच के बारे में बताता है, लेकिन उसमें लिखने वाले का उसका नजरिया, उसका पक्षपात शामिल हो सकता है। कोई दरबारी कवि अपने राजा की हार के बारे में क्यों लिखेगा? वो तो सिर्फ जीत का ही गुणगान करेगा। सही बात है। दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोत जैसे एक सिक्का या एक औजार झूठ नहीं बोलते हैं। वो जैसे थे वैसे ही मिलते हैं, लेकिन वे हमें अधूरी कहानी बताते हैं। हमें यह तो पता चल जाता है कि उस समय कौन सा सिक्का चलता था, पर यह नहीं पता चलता कि उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान क्या सोचता था। तो फिर इतिहासकार किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? सिक्के, शिलालेख? सिक्के और शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं। सिक्कों से हमें राजा का नाम, उसके शासनकाल की तारीख, राज्य की सीमाओं, उस समय के व्यापार और यहाँ तक कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी बहुत सटीक जानकारी मिलती है। इसी तरह शिलालेखों को पत्थर या धातु पर हमेशा के लिए उकेरा जाता था, इसलिए उनमें कही गई बातों को आसानी से बदला नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर में कोई भी एक स्रोत उत्तम नहीं है। एक अच्छा इतिहासकार किसी एक चीज पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता। वो एक जासूस की तरह सारे सुरागों को एक साथ रखता है, उनकी एक दूसरे से तुलना करता है और फिर सच के सबसे करीब की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। चलिए इस चर्चा को भारत के संदर्भ में लाते हैं। हमारे श्रोता में ये बात बार बार आती है कि भारत की जो अनोखी भौगोलिक बनावट है, उसने इसके इतिहास को गढ़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। बिल्कुल। आप भारत का नक्शा देखिए। उत्तर में हिमालय की एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है और तीन तरफ इसे समुद्र ने घेर रखा है। ये एक किले जैसा है, लेकिन इस किले में कुछ दर्रे भी थे, जैसे खैबर पास, जहां से सदियों तक आक्रमणकारी और व्यापारी आते रहे। बीच में गंगा और सिंधु के उपजाऊ मैदान हैं जो हमेशा से सभ्यताओं के पालने रहे हैं। और इसकी लंबी समुद्री तट रेखा ने इसे पश्चिम में रोम से लेकर पूरब में चीन तक के व्यापारिक मार्गों से जोड़ा। इसी अनोखी भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत कभी भी दुनिया से कटा नहीं रहा। यहाँ हमेशा लोग आते रहे, अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना धर्म लाते रहे और यहीं के होकर रह गए। इसी लेन देन ने हमारी उस मिली जुली संस्कृति को जन्म दिया है जिस पर हमें इतना गर्व है। हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, इतिहासकार यानी हिस्टोरियन और पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम में फर्क है ना? हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो इतिहासकार मुख्य रूप से लिखित रिकॉर्ड यानी किताबों और दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं। वे क्या लिखा है और क्यों लिखा है इसकी व्याख्या करते हैं। वहीं पुरातत्वविद पुरानी चीजों और जगहों का अध्ययन करते हैं। वे हड़प्पा जैसी जगहों पर खुदाई करते हैं, मिली हुई चीजों का विश्लेषण करते हैं और उस समय के जीवन को फिर से रचने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं? असल में ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। हड़प्पा का ही उदाहरण ले। पुरातत्वविद को एक मोहर मिलती है जिस पर एक नाव बनी है। ये एक टुकड़ा है। इतिहासकार उसे मेसोपोटामिया के ग्रंथों से जोड़ता है, जहां मेलुहा, जो सिंधु घाटी का पुराना नाम था, से आने वाले जहाजों का जिक्र है और अचानक एक पूरी व्यापारिक कहानी सामने आ जाती है। एक के बिना दूसरे का काम अधूरा है। इसका मतलब जो बातें हम आज सच मानते हैं, हो सकता है कल वो पूरी तरह बदल जाए। क्या इतिहास पत्थर की लकीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। यही तो इतिहास की सबसे खूबसूरत और रोमांचक बात है। इतिहास स्थिर नहीं है। इट्स नॉट स्टैटिक। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जो नए सबूत मिलने पर अपना रास्ता बदल लेती है। अच्छा। इतिहास तब बदलता है जब कोई नई खोज होती है, जब कोई नई तकनीक पुराने रहस्यों को सुलझा देती है, या जब हम पुराने सबूतों को एक नए नजरिए से देखते हैं। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फिर से हड़प्पा सभ्यता ही है। 100 साल पहले जब ये खोजी गई तो कई लोगों ने माना कि ये एक आदिम पिछड़ी हुई सभ्यता थी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी और विज्ञान ने मदद की, हमारी पूरी समझ ही बदल गई। हमें पता चला कि उनके पास प्लांट सिटीज थीं, दुनिया की पहली सीवरेज सिस्टम थी और वे ओमान और मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार करते थे। इतिहास भी हमारी समझ की तरह ही विकसित होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इतिहास सिर्फ मरी हुई तारीखों और पुरानी लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है।
ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, बल्कि ये अतीत के आईने में हमारे आज को, हमारे वर्तमान को समझने की एक कोशिश है। ये हमें बताता है कि कुछ भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती क्यों हैं, हम कुछ खास त्योहार क्यों मनाते हैं, या दुनिया के ज्यादातर पुराने और बड़े शहर नदियों के किनारे ही क्यों बसे थे। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि कैसे हड़प्पा के बारे में हमारी समझ नए सबूतों के मिलने से 180 डिग्री घूम गई, एक आदिम बस्ती से एक अति विकसित शहरी सभ्यता तक। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हम अपने अतीत के बारे में जिस सच को जानते हैं, जिस पर हमें पूरा यकीन है, क्या 100 साल बाद भविष्य में कोई नई खोज या कोई नई तकनीक उसे भी पूरी तरह से बदल सकती है?